हेलो फ्रेंड्स, क्विक जीके लर्न चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम संसद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां लेके आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसके जो शब्दावलियां हैं इन्हें आपको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इन्हें जानेंगे तभी आप अपनी आगामी परीक्षाओं में इन्हें कर सकेंगे। तो चलिए हम कुछ इन शब्दावलियों को कोशिश करते हैं व्याख्या से समझाने की आपको। तो पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? उत्तर है शून्यकाल। अब यह शून्यकाल क्या है आप यह समझिए। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल दोनों सदनों में जो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आता है उसे शून्यकाल कहते हैं। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है। कितनी बजे से? यह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। 12 बजे से प्रारंभ होकर 1 बजे तक यह चलता है और शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। और इसका मतलब यह है कि ये 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है, ना कि संसद में कहीं इसका उल्लेख मिलता है। संसद में इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। और इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विघटन किसका होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा में किसका विघटन होता है? तो उत्तर यहाँ पे है केवल लोकसभा का। लोकसभा का विघटन होता है। सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को ये निर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन, सप्ताह का भी हो सकता है। या तो इसका 17 अवसान द्वारा सत्र की समाप्ति भी किया जाता है। और विघटन केवल लोकसभा का ही होता है, न कि राज्यसभा का होता है। इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। विघटन के बाद लोकसभा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर प्रश्न पूछने को क्या कहते हैं? तो अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर प्रश्न पूछने को अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। जब सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो उसका स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न को पूछा जाता है, उसे पूछने की अनुमति अध्यक्ष प्रदान करता है, तो इसे क्या कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता हो तो उसे क्या कहा जाता है? जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे तारांकिक प्रश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारांकिक प्रश्न। अब यह तारांकिक प्रश्न क्या है आप इसे समझिए अच्छे से। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकिक प्रश्न कहते हैं। लेकिन तारांकिक प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, न कि लिखित रूप से दिया जाता है। इसका उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक रूप से दिया जाता है। तथा तारांकिक प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तारांकिक प्रश्नों में जो होते हैं वो अनुपूरक प्रश्नों को भी उसके अंतर्गत पूछा जाता है। इस प्रश्न पर तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। इसे अलग करने के लिए इसके ऊपर तारा का चिन्ह लगाया जाता है, जिससे ये तारांकिक प्रश्न इसका नाम पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अतारांकिक प्रश्न कहते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है उसे अतारांकिक प्रश्न कहा जाता है। अब ये अतारांकिक प्रश्न क्या है इन्हें आप समझिए। अतारांकिक प्रश्न इसका उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है। अतारांकिक प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसे अतारांकिक प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो उसे क्या कहते हैं? तो जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का है उसे अल्प सूचना कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? उसे अल्प सूचना कहा जाता है। जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का है उसे अल्प सूचना कहते हैं। और अल्प सूचना जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित, इसमें साधारण प्रश्नों के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है। इसे 10 दिन की से कम अवधि दिया जाता है और इन्हीं को जब इसे 10 दिन की कम अवधि देते हैं तो इसे ही अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। इसके लिए सिर्फ 10 दिन से कम अवधि को मान्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है? तो स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब ये स्थगन प्रस्ताव क्या होता है ये आप जानिए। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर से सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। इसका सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है और इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों को स्वीकृति दिया जाता है। इसमें 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। कम से कम 50 सदस्य अपनी स्वीकृति इसमें देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित निधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संचित निधि अनुच्छेद 266 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 266 में वर्णित है। सर अब यह संचित निधि क्या है ये जानिए। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान किया गया है और संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बच जाता है उसे संचित निधि में डाल दिया जाता है। उसके साथ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ते इसी निधि के द्वारा दिए जाते हैं। संचित निधि से जो राशि है उसी के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि बड़े अधिकारियों के वेतन और भत्ता इसी निधि पर आधारित होती है। ये आप लोग जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी हमने संचित निधि पढ़ा था, अब यह आकस्मिक निधि है। यह आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 267 में। अब यह आकस्मिक निधि होता क्या है? क्या होता है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 267 में के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करती है। इसके अनुसार अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है और इसमें संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता। इससे धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति बहुत जरूरी होती है और संसद की स्वीकृति के बिना जब इसमें से धन नहीं निकाला जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति ही विशेष परिस्थितियों में इससे धन निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधे घंटे की चर्चा क्या है? ये आधे घंटे की चर्चा क्या है? तो इसका उत्तर है लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन होने वाली चर्चा को आधे घंटे की चर्चा करते हैं। अब ये आधे घंटे की चर्चा को हम आपको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। आधे घंटे की चर्चा उन प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया गया हो, जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया गया हो, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन किया जाता है। वह 3 दिन कौन सा है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में इसकी चर्चा की जाती है और राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन ऐसे सभापति नियुक्त कर दे, सामान्यतः 5 बजे से 5:30 बजे के बीच इसकी चर्चा होती है। तो 5 बजे से 5 से 5:30 के बीच
इसकी चर्चा की जाती है और ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय भाग के किसी तारांकित या अतारांकित या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। इसी को आधे घंटे की चर्चा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकालीन चर्चाएं क्या है। अभी तो हमने पढ़ा आधे घंटे की चर्चा क्या है, अब आप जानिए अल्पकालीन चर्चा क्या है। तो लोक महत्व के प्रश्नों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना ही अल्पकालीन चर्चाएं कहलाती हैं। अब इसे थोड़ा आप इसे और डिटेल में समझिए। भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 में हुई थी। 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। किसे सूचना देना आवश्यक होता है, सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संचित निधि में से कोई धन कैसे निकाला जा सकता है। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। भारत की संचित निधि में से कोई धन कैसे निकाला जा सकता है, इसका उत्तर है विनियोग विधेयक द्वारा। विनियोग विधेयक द्वारा भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। अब इसे आप थोड़ा डिटेल से समझिए। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। क्या शामिल होती है, इसमें सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है और भारत की संचित निधि में से कोई धन विधेयक विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। इसके अलावा वह किसी तरह से नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा लेखा अनुदान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह वर्णित है अनुच्छेद 116 के क में। लोकसभा लेखा अनुदान अनुच्छेद 116 के क में वर्णित है। अब इसका थोड़ा हम विस्तृत रूप देख लेते हैं। लोकसभा यह लेखानुदान विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है। भारत की अभी आपने देखा था भारत की संचित निधि विनियोग विधेयक द्वारा निकाली जा सकती है। तो यह लोक सेवा ये विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद भारत की संचित निधि लोक सेवा अनुदान के द्वारा ही निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। तो यह अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान सरकार पारित करती है और इसके लिए एक अग्रिम राशि मंजूर की जाती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं होता है। इसके लिए सरकार बजट विवरण देना इसके लिए जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 112 किसे परिभाषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 112 यह किसे परिभाषित करता है, तो यह वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। अब संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। कैसे होती है वित्त विधेयक की रचना, जिनमें सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में जो प्रस्ताव को मिलाकर विधेयक को प्रस्तुत करती है उसके द्वारा इसकी रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। राजस्व और व्यय से संबंधित होता है उसी को वित्त विधेयक सामान्य रूप से उसी को कहा जाता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा के अध्यक्ष को है। किसे है, तो लोकसभा के
लोकसभा के अध्यक्ष को है कि वह यह प्रमाणित करे कि यह वित्त विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी हमने वित्त विधेयक को देखा, अब धन विधेयक तो देखते हैं। यह अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अब धन विधेयक के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें। संसद में राजस्व एकत्र करने व अन्य प्रकार के धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक किसे कहते हैं? जो राजस्व एकत्र किया जाता है उससे संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। अब संविधान के अनुच्छेद 110 के 1 के उपखंड क से 6 तक में उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। अब धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में। यह सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष कौन पेश करता है? तो अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष राष्ट्रपति पेश करता है। कौन पेश करता है? राष्ट्रपति पेश करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह अनुपूरक अनुदान है क्या? तो अनुपूरक अनुदान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के बजट में उल्लेखित न की गई और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, इस दौरान किसी नई खर्च के लिए कोई नया आवश्यकता उत्पन्न हो रहा हो, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करता है। और अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए यहाँ पे एक ही प्रक्रिया को अपनाई जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सत्र कब आरंभ होता है? तो बजट सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार से आरंभ होता है। कब आरंभ होता है? फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार से आरंभ होता है। अब बजट सत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे बजट सत्र क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया जाता है और विचार स्थिर होता है, इसे पारित किया जाता है। तो जो आगामी वर्ष में जो बजट आता है, जितना खर्चा आता है, इसके लिए इसे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद या लोकसभा के प्रति होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन अनुच्छेद 75 के 3 में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 75 के 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन मिलेगा आपको। क्या इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है? इसके प्रति मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और इसका अभिप्राय यह है कि यह अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा के बहुमत का समर्थन न प्राप्त हो या लोकसभा का विश्वास होते ही यह मंत्रिपरिषद को तुरंत पद त्याग करना पड़ता है। यहाँ पे जब लोकसभा का विश्वास खत्म हो जाता है तब यहाँ पे मंत्रिपरिषद तुरंत अपने पद से त्याग देता है। तो ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमने इसके पीछे बहुत मेहनत की है, तो हम चाहते हैं कि आप इसे अच्छे से पढ़ लें और हमारे चैनल को एक बार अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्ताव मांग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किसके द्वारा किया जाता है? प्रस्ताव मांग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कटौती प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है। अब यह कटौती प्रस्ताव क्या होता है आप इसके बारे में जानिए। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। जो सत्ता पक्ष के सदन की स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमान को जो मांग रखी जाती है उसे विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव विपक्ष द्वारा रखा जाता है, ये आप लोग जान लीजिए। और सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्राय
1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। कितने की? 1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। और इसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इसका सिर्फ यही एक मतलब होता है 1 रुपए की कटौती का कि जो स्पष्ट मांगे जो स्पष्ट है उनके मुद्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दल के किसी भी सदस्य द्वारा रखा जाता है। किसके द्वारा रखा जाता है? विपक्ष दल के किसी भी सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। अब थोड़ा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में दोस्तों आप जान लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्ष दल के सदस्यों द्वारा रखा जाता है और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 इस प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्य, कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए तथा इसके प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा भी होना आवश्यक होता है। 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक होता है और चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। जब इस पे चर्चा हो जाती है तब मतदान का निर्णय होता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप चैट सेशन में जरूर कमेंट करें और